हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सीए करमबीर लठवाल, वाइस प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन गोहाना। आज मैं आपसे बात करूंगा डेली रूटीन के टाइम पर और बिजनेसमैन के लिए, दोनों के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि उनको कैश पेमेंट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कैश की कितनी लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड है। इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कितने लिमिट प्रेस्क्राइब है। यदि उसके विद इन लिमिट हम काम करें तो हमें कोई परेशानी न आए। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गोहाना मुद्रिका पल्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज का जो टॉपिक है, यानी कि कैश की ट्रांजैक्शन किस किस केस में हमें करनी चाहिए और कितने कितने अमाउंट की करनी चाहिए। तो ये टॉपिक है, यानी कि किस मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कि ये जो लिमिट है ये एक बिजनेसमैन पर अप्लीकेबल हो गई या नॉन बिजनेसमैन पर, इंडिविजुअल व्यक्ति पर ये लिमिट अप्लीकेबल हो गई। कुछ सेक्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो सभी व्यक्ति पर अप्लीकेबल है, वो बिजनेसमैन है या नॉन बिजनेसमैन है, वो इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, फार्मर है, कुछ भी है। और कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो केवल बिजनेसमैन पर अप्लीकेबल हैं, यानी कि वो व्यक्ति यदि बिजनेस कर रहा है किसी भी आइटम का, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो केवल कुछ सेक्शन उसी पर अप्लीकेबल होंगे, इंडिविजुअल व्यक्ति पर अप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं डोनेशन की। यदि कोई व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन डोनेशन देता है, किसको डोनेशन देता है? वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है या फिर किसी ऐसी संस्था को डोनेशन देता है जो कि 80G के तहत रजिस्टर्ड है। अभी 80G क्या होता है? 80G ऐसा सेक्शन है, यदि कोई संस्था अपने आप को उस सेक्शन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा लेती है, इनकम टैक्स के कानून का जो सेक्शन है 80G, उसके अंतर्गत कोई संस्था अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेती है अपने आप का, तो जो भी व्यक्ति उस संस्था में दान देता है तो उसका 50%, यानी कि दान का 50%, किसी किसी संस्था में हो सकता है 100% भी हो जाए, लेकिन मोस्टली जितना भी उसने डोनेट किया उसके 50% के ऊपर जो टैक्स बनेगा उसकी हमें डिडक्शन मिलती है। सॉरी, जो इतना भी हमने दान दिया उसका जो 50% है उसकी डिडक्शन हमें सेक्शन 80G के अंतर्गत मिलती है, या डिडक्शन मिलती है, रिबेट नहीं मिलती। तो जो वो लिमिट है वो 2000 रुपये की है। यदि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करूं या किसी ऐसी संस्था को, किसी ऐसे NGO को, किसी ऐसे NPO को डोनेट करूं और वो कैश में मैं डोनेशन देता हूं, तो उस केस में मेरे को केवल 2000 रुपये की ही छूट मिलेगी। मान लीजिए कि मैंने कैश में किसी संस्था को या पॉलिटिकल पार्टी को 11,000 रुपये पे किए, तो मेरे को 11,000 रुपये की 80G सेक्शन के अंदर छूट नहीं मिलेगी, मेरे को वो छूट मिलेगी 2,000 रुपये का 50%। यदि मैं चेक से देता हूँ तो 11,000 रुपये का 50%, यदि वो संस्था 80G के तहत रजिस्टर्ड है और उसका जो लिमिट है वो 50% की है। यदि मैंने वही पैसा पॉलिटिकल पार्टी को पे किया है तो पॉलिटिकल पार्टी में 50% की लिमिट नहीं है, उसमें जितना मैंने डोनेट किया उस सारे की छूट मिलेगी। यदि मैं 1 लाख रुपये चेक से देता हूँ तो 1 लाख रुपये की मेरे को छूट मिलेगी। 80G वाली संस्था को देता हूँ मैं 1 लाख रुपये का चेक से देता हूँ तो मेरे को 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। यदि मैं कैश में देता हूँ तो वो दोनों के केस में मेरे को 2,000 रुपये की रिस्ट्रिक्शन रहेगी। ठीक है, तो मैं डोनेशन देने के लिए, यदि हम 2,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन दे रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, इंडिविजुअल है, तो उसको कैश में डोनेशन केवल 2,000 रुपये तक देना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा डोनेशन देते हैं और उन्होंने इनकम टैक्स के अंतर्गत अपना बेनिफिट लेना है इन डोनेशन का, तो चेक से पे करें। उसके जो बाद डोनेशन है, उसके बाद जो लिमिट आती है वो डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, पहले यदि हम कैश में भी पेमेंट कर देते तो हमें डिडक्शन मिल जाती थी सेक्शन 80C के तहत, लेकिन अब हमें इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसकी डिडक्शन क्लेम करने के लिए हमें बैंक से में पेमेंट करनी होगी। इसकी रिस्ट्रिक्शन किस सेक्शन में दी गई है? इनकम टैक्स का सेक्शन 36 और सेक्शन 80D, यदि हम हेल्थ प्रीमियम की के केस में पेमेंट करते हैं। यदि लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में हम कैश पेमेंट कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, यदि उसका हम प्रीमियम पे करते हैं तो उसका प्रीमियम हमें
कैश में पे नहीं करना है। कैश में पे करेंगे तो हम सेक्शन 80D के अंतर्गत हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। यदि चेक से पेमेंट करेंगे यानी कि बैंक्स के थ्रू पेमेंट करेंगे तो हमें इस सेक्शन के अंतर्गत उसकी डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन, एक और सेक्शन है 80GG। जो मैंने पहले बात की थी डोनेशन टू कंट्री पॉलिटिकल पार्टी, वो सेक्शन इनकम टैक्स का 13A था, लेकिन एक और सेक्शन है इनकम टैक्स के अंतर्गत 80GG और GC। यदि कोई व्यक्ति इन धाराओं के अंतर्गत क्लेम लेना चाहता है अपने डिडक्शन का यानी कि अपने कंट्रीब्यूशन का पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको जो ये डोनेशन पे कर रहा है वो कैश में उससे पे नहीं करना है। यदि वो कैश में पे करेगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जीरो अमाउंट का उसको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है पेमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कैश। यदि हमने कोई कैपिटल एसेट्स भी परचेज की है, कई बार क्या करते हैं हमको अपने कोई व्हीकल परचेज करते हैं, तो जो मान लिया पर्सनल केस में बात करें हम, तो हमें कोई कार परचेज करनी है तो हम कार एजेंसी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि 2 लाख रुपए तक की आप कैश पे पेमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम 2 लाख रुपए तक की कैश लेने में उनको प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको 2,01,000 रुपये कैश दो तो वो नहीं लेंगे, लेकिन हमारे से 2 लाख ले लेंगे। लेकिन यदि हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेस करते हैं तो उस केस में यदि हम कैपिटल एसेट्स परचेज करते हैं और उस कैपिटल एसेट्स के अगेंस्ट हम 10,000 रुपये से ज़्यादा की कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो जो उस एसेट्स की कॉस्ट हम ट्रीट करेंगे, यदि हम फर्दर मान लो हम उसको सेल आउट करते हैं, तो उस एसेट्स की कॉस्ट में से यदि मान लीजिए हमने कार परचेज की और कार की वैल्यू 10 लाख रुपए है और हमने 2 लाख रुपए कैश में पेमेंट कर दी, 8 लाख रुपए की हमें बैंक अकाउंट से पेमेंट की, तो उस जो कार की फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम उसको कल को सेल आउट करते हैं तो हमारी उसकी वैल्यू 10 लाख न मान के एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट एसेट्स वो उसमें से 1,90,000 लेस कर देंगे। यानी कि 1,90,000 लेस करने के बाद 8 लाख जो 10,000 रुपये बने उसी को हमारी कॉस्ट माना जाएगा। डेप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस एसेट्स की कॉस्ट 8,10,000 रुपये ही मानी जाएगी, न कि 10 लाख मानी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपने कैपिटल एसेट्स परचेज करते वक्त, चाहे वो व्हीकल है या मशीनरी या कुछ भी है, तो 10,000 रुपये से ज़्यादा की कैश में पेमेंट न करें। अगर वो करेंगे तो बिजनेस पर्पज़ के लिए जो हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता है या कल को उसको सेल आउट भी कर देते हैं, तो जितने भी 10,000 रुपये से ज़्यादा की हमने कैश में पेमेंट कर रखी है तो उसको उस कैपिटल एसेट्स की कॉस्ट नहीं मानी जाएगी और न ही उस कैश पेमेंट पर जो हमने की है उस पर उसे डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन पेड इन कैश टू पॉलिटिकल पार्टी। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस और रीपेमेंट ऑफ लोन इन कैश। यानी कि जो भी हमने लोन दिया किसी को या किसी से लोन लिया, इनकम टैक्स के अंतर्गत सेक्शन है एक 269SS और 269T, जिसके अंतर्गत 20,000 रुपये की लिमिट फिक्स की गई है। हमें यदि किसी व्यक्ति को लोन देना है या लोन लेना है, यह दोनों के दोनों सेक्शन दोनों व्यक्तियों पर अप्लीकेबल हैं, यानी कि बिजनेसमैन पर भी अप्लीकेबल हैं और अदर देन बिजनेसमैन पर भी अप्लीकेबल है, कि इंडिविजुअल व्यक्ति पर भी अप्लीकेबल है, चाहे वो जमींदार है या फिर सर्विसमैन है। जितना भी हमने मान लीजिएगा हमें 1 लाख रुपए का कैश में मैंने ट्रांजैक्शन की है, 1 लाख रुपए मैंने किसी को पैसे दिए, तो उस केस में 80,000 रुपये की पेनल्टी देने वाले पर लग जाएगी और 80,000 रुपये की पेनल्टी लेने वाले पर लग जाएगी। यानी कि 100% जितना भी अमाउंट का वायलेशन है, 80,000 की नहीं, सॉरी, इसमें पूरे अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। आपको 20,000 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप 19,000 रुपये का, यानी कि एग्रीगेट अमाउंट अगर हमारा 20,000 रुपये से ज़्यादा है और हम उसको कैश में उसकी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो हमें जितना भी अमाउंट का लोन दिया है और जितने भी अमाउंट का लोन लिया है तो उस पूरे अमाउंट की इसके अंतर्गत पेनल्टी लग जाएगी। अब बात आती है कैश रिसीव्ड फॉर ट्रांजैक्शन। एक और सेक्शन है 269ST। इनकम टैक्स में सेक्शन कहता है यदि किसी भी एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, एक एक्टिविटी से रिलेटेड हमने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश रिसीव किया है, तो जितना भी हमने कैश रिसीव किया है, जैसे कि हम अभी पहले एग्जांपल ले रहे थे कि हमने कोई कार परचेज करनी है और कार एजेंसी के पास गए हम, डीलर के पास, तो उन्होंने बोला कि 2 लाख रुपए तक आप हमें कैश दे दो, तो 2 लाख रुपए तक
क्यों वो ले लेते हैं? ये सेक्शन उनको अलाउ करता है 269 ST, यानी कि 2 लाख रुपए तक का कैश ले सकते हैं। यदि 2 लाख 1 रुपए का भी कैश उन्होंने ले लिया, तो पूरे 2 लाख रुपए का भी उन्होंने कैश ले लिया, तो भी उन पर 2 लाख या 2 लाख 1,000 या 2 लाख 10,000, जितना भी उन्होंने 2 लाख या उससे अधिक का कैश लिया है, तो 100% की उन पर पेनल्टी है। यदि वो 1,99,999 तक का कैश लेते हैं, उसमें डील करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात आती है नॉर्मल बिजनेस के केस में। यदि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है और उसका जो वो बैंक से जो है, बिजनेसमैन भी है, नॉन बिजनेसमैन है, सेक्शन दोनों पर अप्लीकेबल होगा। कौन सा सेक्शन है? 194N जो है, और वो व्यक्ति, उसका बैंक में अकाउंट है और वो बैंक से कैश विड्रॉल करता है। ठीक है। यदि वो कैश विड्रॉल करेगा, कितना कैश विड्रॉल करेगा? 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल करेगा, तो उस पर जो है TDS डिडक्ट करता है बैंक 2% के हिसाब से। ठीक है। यदि उसका जो कैश विड्रॉल है वो 20 लाख रुपए तक है, तो 2% TDS कटेगा। यदि उसका 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का कैश विड्रॉल उसने बैंक से किया, तो उस पर 2% TDS काटता है बैंक। और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉल किया बैंक से, तो 5% जो बैंक है वो TDS डिडक्ट करता है। यदि 20 लाख रुपए से कम का हम कैश विड्रॉल करते हैं, तो बैंक जो है इस सेक्शन के तहत TDS डिडक्ट नहीं कर पाएगा। ये सेक्शन दोनों व्यक्तियों पर अप्लीकेबल है, बिजनेसमैन पर भी और इंडिविजुअल पर भी। यदि हम बैंक से 25 लाख रुपए का किसी भी पर्पज़ के लिए, अपना हाउस परचेज करने के लिए या नया हाउस बनाने के लिए या कोई व्हीकल परचेज करने के लिए, बिजनेस में हमें रिक्वायरमेंट है पैसे की, विड्रॉल करते हैं, तो बैंक हमारा इनकम टैक्स के सेक्शन 194N के तहत जो भी एप्लीकेबल है, 1 करोड़ रुपए तक के 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के अमाउंट पर 2% TDS डिडक्ट कर लेगा। यदि 1 करोड़ से ज़्यादा का आपने बैंक से विड्रॉल कर लिया है, तो 5% TDS डिडक्ट करेगा। तो ये था सारा कुछ कैश की ट्रांजैक्शन पर, यानी कि किस किस केस में हमें कैश कम से कम, मतलब जो प्रिस्क्राइब लिमिट है इनकम टैक्स में, कितनी लिमिट तक हमें कैश में ट्रांजैक्शन करनी चाहिए और कितने लिमिट में कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ भूल गया बीच में, ये कि जो बिजनेसमैन है, यदि कोई भी बिजनेसमैन अपने कैश में ट्रांजैक्शन करता है, एक दिन में एक खर्चे के अगेंस्ट एक व्यक्ति को यदि हम 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश पे कर देते हैं, तो उसको एज ए एक्सपेंसेस हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता। ये जो सेक्शन है, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 बोलता है, यदि हमने कोई भी खर्चा किया डेली रूटीन में बिजनेस के काम में और उसकी पेमेंट 11,000 रुपये की बनती है, तो मैं उसको एक दिन में यदि 11,000 पे कर देता हूँ, तो मेरे को जितना मैंने पैसा पे किया है उसको मेरे को अलाउ, वो पैसा एज ए एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन के केस में हम जो ये लिमिट है, यानी कि कोई मटेरियल हमारे पास लेके आया और हमने उस ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करनी है, तो लिमिट 35,000 रुपये की है, तो उसको हम 35,000 रुपये तक का कैश दे सकते हैं, जो कि हमें अलाउ होगा। अदर देन ट्रांसपोर्टर, यदि हम किसी मटेरियल की परचेज़ के लिए, सर्विस के लिए, इवन यदि हम किसी व्यक्ति को सैलरी भी पे करते हैं और वो 10,000 रुपये से ज़्यादा की उसको एक दिन में पे कर दी, तो भी हमें खर्चा अलाउ नहीं होगा। उस केस में भी हमारे पर इस खर्चे पर, इस तरीके के खर्चे पर टैक्स लग जाएगा। तो ये था सारा कुछ कैश ट्रांजैक्शन के बारे में, यानी कैश में हमें डील करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं अपने टॉपिक को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर कि आप इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।